बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मुल्की आईनी तारीख में एक और संगमील अबूर। 26वीं तरमीम के एक साल बाद 27वीं तरमीम सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। 27वीं तरमीम के हक में 64 वोट आए, मुखालफत में कोई वोट ना आया। हुकूमत ने अपोजिशन के 2 सेनेटर्स मिलाकर सेनेट में 2/3 अक्सरियत पूरी की। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबरू और जेयूआई के अहमद खान वोट देने वालों में शामिल थे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बीमारी की वजह से वोट देने ना आ सके, जबकि नेशनल पार्टी के वाहिद सेनेटर जान मोहम्मद वलीदी इजलास की कार्रवाई से गैर हाजिर रहे। अपोजिशन ने 27वीं तरमीम पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन सेनेटर चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज करते रहे। दूसरी तरफ तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल भी जारी रहा। एहतजाज से बात ना भरी तो अपोजिशन ईवान से वॉकआउट कर गई। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से 27वीं तरमीम की मंजूरी यकीनी है, जहां हुकूमत को अपोजिशन की मदद के बगैर ही 2/3 अक्सरियत हासिल है। अदाद शुमार के मुताबिक कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 238 हो गई है, जबकि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार है। इसलिए कौमी असम्बली से 27वीं तरमीम की मंजूरी रस्मी कार्रवाई है। 27वीं तरमीम की मंजूरी से मुल्क में पहली वफाकी आईनी अदालत के क़याम की राह हमवार हो गई है। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 100 में लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तरमीम मंजूर की गई है। आर्टिकल 165A में वफाकी आईनी अदालत के नाम का इजाफा करने, आर्टिकल 175 की तारीफ में वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान का जिक्र शामिल करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के एक सीनियर जजेस भी शामिल होंगे। आला अदलिया में जजों की तैनाती के लिए आर्टिकल 175A में तरमीम कर दी गई है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत ने सीनियर एक जज भी जुडिशल कमीशन के मेंबर रखे गए हैं। आर्टिकल 175D में तरमीम मंजूर कर ली गई है, जिसके मुताबिक आईनी अदालत के जजेस से दोबारा हल्फ लिया जाएगा। आईनी अदालत के जज आईनी पाकिस्तान के 3rd शेड्यूल के मुताबिक हल्फ लेंगे, जिसके लिए 3rd शेड्यूल में तरमीम की मंजूरी दी गई है। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए हल्फ में चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की इबारत शामिल करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। यूं 27वीं तरमीम के नफाज से वफाकी आईनी अदालत मुल्क की आला तरीन अदालत बन जाएगी। तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के फैसले का इतलाक पाकिस्तान की तमाम अदालतों समेत सुप्रीम कोर्ट पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इतलाक वफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक मुल्की आईनी अदालत के सिवाय मुल्क की तमाम अदालतों पर होगा। आईनी बेंचेस में मुफाद आमा के तमाम मुकदमात वफाकी आईनी अदालत में मुंतकिल होंगे। तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में हाई कोर्ट को वो जज मेंबर बन सकता है जिसने हाई कोर्ट में कम अज कम 5 साल बतौर जज खिदमात दी हों। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत को जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी देने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के इख्तियारात भी खत्म कर दिए गए हैं। असखुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सुपुर्द करने और आर्टिकल 184 और आर्टिकल 186 और आर्टिकल 191A आईन पाकिस्तान से हज़फ करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। आर्टिकल 200 में सदर मुमलिकत के जजेस तबादले के इख्तियारात महदूद करने की तरमीम भी मंजूर की गई है। तरमीम के मुताबिक सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को देने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल होगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्रर मुद्दत तक की पेंशन और मुराद देने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतल्लिका जज को रिसाई दी जाएगी। अगर वो जायज वजूहात ना बता सका तो रिटायर्ड तसव्वुर होगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्रर मुद्दत तक पेंशन और मुराद जजेस को देने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। आर्टिकल 209 में तरमीम से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की तरमीम भी मंजूर की गई है। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम काउंसिल के 2 सीनियर जजेस जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। वफाकी आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस आईनी अदालत मुश्तरका तौर पर 2 साल के लिए नामजद कर सकती है। हाई कोर्ट के 2 सीनियर जज भी जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर जुडिशल काउंसिल का सरबराह होगा। 27वीं तरमीम में वजीर आजम
और वज़ीर आला को मुशीरों की तादाद बढ़ाने का इख्तियार दिया गया है। आर्टिकल 93 में तरमीम से वज़ीर-ए-आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार मिल जाएगा। आर्टिकल 130 में तरमीम से वज़ीर आला के मुशीरों की तादाद में इजाफे की मंजूरी गई है। इस पर बात कर लेते हैं। माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो गई, अदलिया से मुतालिक बहुत सी तरमीम की गई, आईनी अदालत का क़याम भी हो गया। अपोजिशन का इल्ज़ाम है और कुछ वकला फ्रेटर्निटी भी मानती है कि इस तरमीम के बाद अदलिया खुद मुख्तार नहीं रही है, एग्जीक्यूटिव का अमल दखल बढ़ गया है। आपकी क्या राय है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तो ये एतराज़ है कि एग्जीक्यूटिव का इख्तियार बढ़ गया है, तो मैं थोड़ा सा इस बात पे इख्तिलाफ करूँगा कि अभी जो जजेस लेके जाने का या जिस तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाने का इख्तियार है, वो सिर्फ वन टाइम दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि वो एडवाइस देंगे और सदर मुमलिकत जो है वो नोटिफाई कर देंगे। तो वन टाइम है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा। जब ये फंक्शनल हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, तो फिर अगले तमाम चीफ जस्टिस या फिर जजेस वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पे, जिस तरह के 18वीं तरमीम के बाद बाकी हाई कोर्ट्स में जुडिशल कमीशन की सिफारिश पे ही जजेस की तैनाती हो रही है और एलिवेशन हो रही है, तो वही तरीकाकार अपनाया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि एग्जीक्यूटिव के नीचे लग गए हैं। अब आप देखें कि हाई कोर्ट ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का जो रूल्स या जो अमेंडमेंट की गई है, उसमें आप देखें कि वो सीनियर तरीन जजेस में से लेंगे, जिसकी एज होगी, जिसका और जज बनाने के लिए जो उन्होंने जो तरीकाकार रखा है, उसमें भी साबिक जजेस ही होंगे और जो कि हाई कोर्ट में कम अज कम 7 साल का साहब दीगर से मुतालिक क्या करें ना, आईनी तरमीम से मुतालिक आर्टिकल 100 है, 165A है, 175 में तरमीम हुई है, वफाकी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर करार दे दिया गया है। आपको नहीं लगता कि इस तब्दीली से अदलिया के अंदर ताकत का तवाज़ुन मुतासिर होगा सर? ताकत का तवाज़ुन तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी मुतासर हो चुका है। आप ये देखें कि जुडिशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील हो चुकी है और गुज़श्ता तकरीबन 9-10 महीने से जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काम कर रहा है, तो वो मेरा ख्याल है कि अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का अब चीफ जस्टिस ही बनना है, बाकी तो सारे इख्तियारात वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि 26वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की तरफ जब जाने का जो रास्ता है, उसमें कोई ऐसी रुकावट आएगी जिससे कोई ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस आएंगी। सिर्फ ये होगा कि चीफ जस्टिस उसका सेपरेट होगा, वो इंतजामी अमूर के लिए है। और आप ये भी देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो सीनियर तरीन जज है, उसके पास भी वही इख्तियारात है जो चीफ जस्टिस के पास होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई ऐसा काम होने जा रहा है कि जो 1 साल पहले ना हुआ। यानी आप कहते हैं ऑलरेडी ये डन है। अच्छा, देयर इज अदर ऑप्शंस भी है ना, कुछ और भी अप्रोचेज हैं जो शेयर कर रही है ना। सुप्रीम कोर्ट का इसको नोटिस केस इख्तियारात खत्म हुआ जी, आर्टिकल 184, 86, 191A के तहत इख्तियारात वफाकी आईनी अदालत को दे दिए गए हैं। माजी की एग्जाम्पल्स है ना, साकिब निसार हों, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हों, इन्होंने जुडिशल एक्टिविज्म किया है ना, और मुल्क को नुकसान भी बहुत हुआ है। लेकिन आप नहीं समझते कि यह फैसला अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करेगा, या आप समझते हैं कि निज़ाम इंसाफ को ज़्यादा शफाफ बनाएगा? आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया। जुडिशल एक्टिविज्म किस तरह हुआ कि आप देखें कि जिस कोई भी केस किसी वक्त भी चीफ जस्टिस साहब उठा लेते थे और वो फिर फैसला हो जाता था और एग्रीड पार्टी के पास कोई अपील करने का या किसी और फोरम पे जाने का कोई हक नहीं रहता। जो मामला सिविल जज क्लास 3 या मजिस्ट्रेट क्लास 3 के लेवल का है, जो उन्होंने समाअत करनी है, और उसके बाद एग्रीड पार्टी को अपील का, फिर रिवीजन का, फिर हाई कोर्ट में, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाने का जो एक
हक हासिल था, आप सुओ मोटो एक्शन लेके बहुत सारे मामलात में जो कि निचले लेवल पे सॉल्व होने और सॉर्ट आउट होने वाले थे, उनको आपने जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको सुओ मोटो लेके उसका फैसला कर दिया। और एग्रीड पार्टी चीखती चिल्लाती रही, उनके पास सिवाय अल्लाह की जात पे कोई और जगह अपील करने वाली नहीं थी। तभी हमने उस वक्त भी साथ दिया था जब 26वीं तरमीम हुई थी कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो भी एक्शन होता है, डायरेक्ट कोई ठीक। केस फर्स्ट इंस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो अपील का हक एग्रीड पार्टी को मिलना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे कानून हसन रजा पाशा साहब हमसे बात कर रहे थे स्पेशली 27वीं यानी तरमीम के कुछ नुकात के ऊपर। चेस के भी अभी गुफ्तगू में थोड़ी देर की बाकी है। 27वीं यानी तरमीम में सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया। यह इस्तिस्ना सदर को ओहदा सदारत मुकम्मल होने के बाद भी हासिल रहेगा। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 248 में तरमीम करके सदर मुमलिकत के ताहयात इस्तिस्ना की तरमीम मंजूर कर ली गई। ओहदे से सुबुकदोशी पर सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकेगी। ओहदे से सुबुकदोशी के बाद कोई भी अवामी ओहदा रखने पर इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। यानी 27वीं तरमीम की बहती गंगा में सदर मुमलिकत को ऐसा इस्तिस्ना दे दिया गया है जिसकी दुनिया में मिसाल शाज़ो नाजिर ही मिलती है। अब सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात ना कोई केस बनेगा, ना गिरफ्तार किया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर आर्टिकल 248 में तरमीम मुसवदे में शामिल की गई है, जिसके मुताबिक सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई केस नहीं बन सकेगा। सदर मुमलिकत को गिरफ्तार करने या सजा देने का कोई अमल भी नहीं किया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि खुद को इस्तिस्ना देने वाली तरमीम की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत के कलम से दी जाएगी। एक इस्लामी जमहूरी मुल्क के सरबराह मुमलिकत के लिए ताहयात इस्तिस्ना पर सवालात उठाए जा रहे हैं। नाकदीन का कहना है कि कोई शख्स खुद को ताहयात इस्तिस्ना कैसे दे सकता है? क्या यह मफादात का टकराव नहीं है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान का क़याम अल्लाह की हाकमियत के असूल पर हुआ। निज़ाम को असल रुख पर लाना होगा। किसी भी शख्स को अदालती इस्तिस्ना गैर शरई है। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और सदर आसिफ जरदारी के दोस्त समझे जाने वाले हुसैन हक्कानी ने भी ताहयात इस्तिस्ना के फैसले पर तनकीद की है। हुसैन हक्कानी ने एक्स पर लिखा, दिलचस्प बात यह है कि रूस के सिवा दुनिया के किसी रिपब्लिक के आइन में सदर या किसी और को ज़िंदगी भर के लिए इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मुआखज़ा अलबत्ता बेशतर दसातीर में मौजूद है। मुकदमात और अदालतों से ज़िंदगी भर का इस्तिस्ना सिर्फ बादशाहतों में बादशाहों को हासिल होता है। नाकदीन का कहना है कि दुनिया के सबसे ताकतवर अमरीकी सदर को भी ये इस्तिस्ना हासिल नहीं जो हम पाकिस्तान में अपने सदर को देने जा रहे हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के 2024 के एक फैसले के मुताबिक किसी भी अमरीकी सदर को उसके सिर्फ इंतजामी फैसलों पर इस्तिस्ना हासिल है, जबकि ज़ाती मामलात में उसे कटहरे में लाया जा सकता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें, आईनी तरमीम में सदर मुमलिकत को इसकी अगली पिछली गलतियों के साथ साथ आने वाली ज़िंदगी में भी होने वाली किसी भी गलती या जुर्म पर क्लीन चिट दी जा रही है। 27वीं तरमीम में हुक्मरानों ने अपनी मर्जी की तरमीम करा ली, लेकिन अवाम के लिए कुछ ना हो सका। MQM और पंजाब हुकूमत की मकामी हुकूमतों के हवाले से आर्टिकल 140 में तरमीम को लिफ्ट ही नहीं कराई गई। तरमीम के मामले में अपोजिशन के किरदार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। टीवी प्रोग्राम और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बड़ी बड़ी बातें करने वाली अपोजिशन रहनुमाओं ने पहले पार्लिमानी कमेटी और फिर वोटिंग के अमल का बाइकाट करके हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका दिया। आईनी माहिरीन कहते हैं कि अपोजिशन के टीवी और सड़कों पर एहतजाज की कोई कानूनी हैसियत नहीं। कमेटी के बाइकाट से बेहतर था अपोजिशन रहनुमा इजलास में शरीक होकर अपने एतराज़ात और तजावीज़ को तहरीर शक्ल में देते। JUI ने पहले दिन इजलास का बाइकाट किया। एक दूसरे दिन JUI के रुकन ने इजलास में तरमीम पर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ फॉरम पर रखा। सेनेट वोटिंग के अमल का बाइकाट करके भी अपोजिशन ने हुकूमत के हाथ मजबूत ही किए। माहिरीन कहते हैं बेहतर होता कि PTI समेत अपोजिशन सेनेटर्स तरमीम के खिलाफ वोट देते। यूं अपने तर्ज अमल से अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए क्लीन चिट दी है। अब वो सड़कों पर जितना मर्जी शोर मचा लें, जो होना था वो हो गया। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी ने कहा कि अपोजिशन वाले अपनी तरामीम लाते, कमेटी में जाते, ये हमें बताते कि आईनी तरमीम में मसला क्या है। जर्मनी, इटली, स्पेन में भी आईनी अदालतें हैं। आईनी अदालत से क्या मसला है वो तो बयान करें। अपोजिशन ने यह तरामीम पढ़ी ही नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम की इस बेमिसाल मंजूरी पर बात कर लेते हैं। MQM के सीनियर रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली है अरशद वोरा साहब। अरशद वोरा साहब, 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई और MQM की हमायत भी इसमें है, लेकिन MQM का जो आर्टिकल 140 में तरमीम का मुतालबा था और मुस्तफ़ा कमाल साहब तो बड़ा खुश होकर इसके बीपर्स भी दिए थे। एक बार मरतबा फिर वो नज़रअंदाज हुआ। क्या वजह बनी कि दूसरी मरतबा फिर आपका मुतालबा मंजूर नहीं किया गया?
देखें, इस दफ़ा उस पर जो है काफ़ी मेरे ख्याल से डिस्कशन भी हुआ, और जैसा कि हम हमेशा पहले से कहते रहे हैं कि उसमें पीपल्स पार्टी को ही चंद इख्तलाफात हैं, लेकिन कम से कम इस दफ़ा ये ज़रूर हुआ कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी जब मीटिंग हुई है तो पीपल्स पार्टी के अंदरूनी लोगों ने भी जो है इसकी काफ़ी हिमायत की है, और कुछ लोगों ने मुखालफत की, और उसके कुछ शिकों पर जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके लिए उन्होंने ये तय किया है कि वो बैठकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ बैठेंगे, आपस में वो बैठेंगे, और वो जिन निकात पर उनको एतराज़ है वो कोई इतने मेजर निकात नहीं थे, इस वक्त भी वो चाहते तो रिजॉल्व हो सकते थे, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने उसको जो है कहा कि हम आपस में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये MQM की बहुत बड़ी एक फतह, और आवाम को भी जो है नज़र आ गया अच्छी तरह से कि देखें MQM किस हद तक सीरियस है, किस हद तक MQM चाहती है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए, आर्टिकल 140A को उसके ट्रू सेंस में जो है डिफाइन किया जाए। तो ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की पहले दिन से यही डिमांड रही है और आज भी यही डिमांड है, लेकिन कम से कम इतनी कामयाबी ज़रूर मिली है कि आज पीपल्स पार्टी भी उस पर काफ़ी हद तक उस पर एग्री हो गई है, और उन्होंने जो है इसमें जो कुछ भी चेंजेस चाहते। वोरा साहब, मैं ये समझ, आपने कहा ये MQM की फतह है, कौन सी फतह है? 26वीं आईनी तरमीम के वक्त से कमेटियों के अंदर ये मामला डिस्कस हो रहा है, आपको अभी दोबारा तसल्ली भी दी गई, 50 तरमीम पास हो गई, जिसके अंदर कोई सैर हासिल इतनी कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई, CEC का इजलास हुआ, आप लोगों ने भी इसकी तायद की अपने इजलास के अंदर, और बड़े आसानी से ये काम हो गया, एक डिनर हुआ और एक अदर नाश्ता भी हुआ। ऐसा कोई तो मामला है ना आपकी इस तरमीम से मुतालिक? देखें सेनेट में MQM के जो है वो सिर्फ 3 वोट हैं। MQM के कोई इतने ज़्यादा वोट हैं नहीं जो कि मैटर करते हो, नंबर 1। नंबर 2, MQM जो है हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, हुकूमत के साथ शराकतदार है, और हुकूमत की बहुत सारी बातों पे जो है हुकूमत के साथ थ्रेडबेयर डिस्कशन के बाद बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना होता है। तो जो हमारा इशू है वो डेफिनेटली यू आर राइट कि हम जो है इस वक्त अपने इस आर्टिकल 140A को इन अमेंडमेंट्स में शामिल करवाने में जो है नाकाम ज़रूर हुए हैं, लेकिन हम आज भी पुरुमीद हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब तक जो है ये आर्टिकल 140A की डेफिनेशन इसको तरामी में शामिल नहीं किया जाता, चाहे वो 28 तरमीम की हैसियत में आए, चाहे किसी भी तरीके से आए, ये हमारी डिमांड कंटिन्यू रहेगी। लेकिन मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम थी उस वक्त आर्टिकल 140A का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन 27वीं आर्मी तरमीम में उसको जो है कैबिनेट में भी डिस्कस किया गया, उसको जो है कमेटी में भी डिस्कस किया गया, उसको हर पार्टी ने अपनी इंडिविजुअल मीटिंग में भी डिस्कस किया, और किसी हद तक ये तय हो चुका है कि उसमें तमाम पार्टियां जो हैं, देखें उसमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उस पर एग्री कर गई, JUI उस पर एग्री कर गई, आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उस पर एग्री कर गई, हमने उनसे मीटिंग्स की, हमने उन्हें ब्रीफ किया कि हम चाहते हैं ये MQM की आर्टिकल 140 में बिल्कुल इस सेशन में हो सकता था, लेकिन इस सेशन में शायद फिर वक्त की कुछ कमी थी, इसके लिए शायद कुछ ज्यादा वक्त दरकार था, जिसकी वजह से इसको इस वक्त जो है वो पेंड कर दिया गया है। मुझे ये पर्टिकुलरली बताएं, सदर के मुमलिकत साहब को जो ताहयात इस्तिस्ना मिला है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सदर क्यों नहीं जवाबदेह हो सकता अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया? क्योंकि अमेरिका की मिसाल, वहां भी तो इंतजामी फैसलों पर इस्तिस्ना होता ना, मगर जाती मामलात में कटहरे में खड़े होते हैं ये लोग। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के लिए भी यही इस्तिस्ना आ रहा था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको विड्रॉ किया। तो सदर साहब अगर चाहते तो वो इसको विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको विड्रॉ नहीं किया, और क्योंकि ये कंसेंसस था, जो भी पार्टियां इश्तराक में हैं उन पार्टियों के इश्तराक में ये कंसेंसस था, तो इसलिए वो फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, मुत्तहदा के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली, हमसे बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम की तरमीम के हवाले से, और होपफुली हैं जी कि अगली तरमीम में उनके हवाले से जो उन्होंने कहा था आर्टिकल 148 तशरी उससे मुतल्लिक कोई तरमीम हो सकती है। बहरहाल मज़ीद बात को खोलते हैं, बहस को खोलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है जी सेनेटर हुमायूं अहमद साहब। हुमायूं अहमद साहब, अपोजिशन के शोर शराबे में बहरहाल 27वीं आईनी तरमीम मंजूर तो हो गई, बताइएगा PTI ने बाइकआउट क्यों किया? क्या बेहतर ना होता कि आप लोग वोटिंग में हिस्सा लेते ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा तो बनता? क्या अपोजिशन के इतने अराकीन हैं जो तरमीम के मुखालफत में हैं? सर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि आप ज़रूर वो करें। और हमारे इस पे 2 दिन हमारी जो सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उन्होंने सब ने इस पे बहस किया था, और जनरली हमारा मौक़िफ़ यही था कि हमें जाना चाहिए, हमें वोट भी अगेंस्ट देना चाहिए। दूसरी तरफ जो हमारी नेशनल असेंबली की जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उनका भी हुआ था। उन लोगों ने मेरे ख्याल में डिसाइड किया, और फिर जो हमारे दोनों पार्लियामानी नहीं, जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है दोनों, उन लोगों ने फिर मिल के डिसाइड किया कि नहीं, हम लोगों को इसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल में जमाती उलेमा इस्लाम, उन लोगों ने भी यही कहा था कि हमें इस गंदे प्रोसेस में, देखें, जिस जगह पे आपको ये पता हो कि आपके लोगों के नंबर पूरे नहीं हैं, और उसमें किसी को दोस्त, किसी को अगवा, किसी को प्रेशर, किसी को ब्लैकमेलिंग करके जब आप वोट ले रहे हो, जब आप आर्टिकल 1 की खिलाफ वर्जी करते हुए आप अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हो, जब आप लोगों को इस्तिस्ना दे रहे हो कि भाई आप जिस किस्म का मर्जी क्राइम करो जब तक आप जिंदा हो। एक तो है ना, आप ओहदे के साथ हो, चलो वो तो मान लिया, लेकिन जब तक आप जिंदा हो, आप कत्ल करो, आप डकैती करो, आप मनी लॉन्ड्रिंग करो, आप जिना करो, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होंगे। मुझे एक बात बताएं, इस किस्म के उसमें अमेंडमेंट्स में वो कौन सा ऐसा बाशऊर पॉलिटिकल वर्कर होगा, या डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाला शख्स होगा, या वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस किस्म के लॉज पास करेगा? तो उस बेसिस पे जब हमने ओवरऑल इवैल्यूएट किया, तो आज तकरीबन कोई 3 बजे के करीब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वी वुड रादर नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। हाँ, हम उसका एहतजाज भरपूर करेंगे, और JUI ने और PTI ने मिल के इसका एहतजाज भी किया, बॉयकॉट भी किया, इन अ वे कि हम लोग उसका सिस्टम का उस एक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। देखिए, एक है पार्लियामेंट सिस्टम है, एक है उसके अंदर एक एक्ट होता है। एक एक्ट जब होता है, आप उस एक्ट का हिस्सा नहीं बनते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह पे एक घर है, आप उस घर का हिस्सा है, लेकिन उस घर के अंदर एक कत्ल होता है, आप उस कत्ल का हिस्सा नहीं बनते, आप उस कत्ल के खिलाफ खड़े हो जाते कि ये गलत हुआ है। चले, आप समझने की बेहतर है। अब अच्छा, एक दबाव वाले आंसर का भी आपने बताया, प्रेशर वाले आंसर का भी बताया। आपके साथी है ना सैफुल्लाह भुट्टो साहब, उन्होंने तरमीम के हक में वोट दिया, फिर साथ ही उन्होंने अपने इस्तीफे का भी ऐलान कर दिया। आपके पास क्या मालूमात है, उन्होंने सब कुछ क्यों किया? कोई दबाव था, क्या वजह थी, या किसी और जमात से सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे? देखिए, एक बात है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सेनेटर आबरू ने एक उसके बाद तकरीर भी की, इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कहा कि देखो, मेरे 10 फैमिली मेंबर अगवा हुए थे 26वीं तरामीम के बाद। ठीक है, अभी उन्होंने सेनेट में कहा है। ठीक है, अगर आप इसको सामने रखें, आप मुझे बात बताएं, इससे ज्यादा जुल्म हो सकता है? क्या आप किसी के घर के 10 लोगों को अगवा कर ले, उठा ले, और उसको फोर्स करे कि आप ये करो? अब अगर उनको ये कर लिया, और दूसरा ये कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हम सब लोग जो फील्ड मार्शल साहब हैं, जो हमारे उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिन्होंने एक जंग के अंदर अच्छे तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से करके और मुल्क को एक जीत दी है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। क्या इसका ये मतलब है कि हम लोग जो डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज़ हैं, हम उनको ख़त्म कर दें? देखिए, उनको सराहना, यूनिटी ऑफ कमांड को लेकर आना इज़ वन थिंग, लेकिन उसमें से अगर आप बात चीज़ें ऐसे कर लें जो कि मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी के लिए ठीक ना हो, वो और चीज़ें, उसमें बहस हो सकती है, उस पर डिस्कशंस हो सकती हैं, उसका कोई और पहलू निकल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बात यूनिटी ऑफ कमांड की नहीं है। मेरा तो असल वो है कि हम लोग एक ऐसा आइन बना रहे हैं, ये याद रखें, आइन मुतफिका होना चाहिए। हम ऐसा कंट्रोवर्शियल आइन बना रहे हैं जिसमें अगर JUI को भी मिला लें और PTI को भी मिला लें, तो आप ये समझ लें 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने इन दोनों पार्टियों को मिला के वोट दिया हुआ है, जिनमें से आप ये करके देख ले
तो उन लोगों ने रिजेक्ट किया है इसको। सो नहीं, सिर्फ हमायूं 10 मोहम्मद से साहब, मेरा बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट एक क्वेश्चन है ना, जो बातें आप बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं इस पर, स्क्रीन पर सोशल मीडिया भी भरा पड़ा हुआ है। अपोजिशन ने इन तरमीम को मुस्तरद किया, इसकी मुखालफत भी कर रही है, लेकिन ना आप लोगों ने कायमा कमेटी में शिरकत की, ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ना ही आप लोगों को सड़कों पर मोबिलाइज कर सके। क्या वजह है इसकी सर? देखें, इस तरह है कि कामरान हम लोग तो नहीं गए थे ना, हम लोगों ने तो चूंकि कमेटियों से हमने वो किया हुआ था कि हम लोग नहीं जाएंगे कमेटी में, तो एज सिंपल एज दैट। और उसका हमने हल दिया था कि भाई आप लोग अगर यही करना है तो आप पूरे हाउस को एज अ कमेटी बना लो। हम 96 तो मेंबर हैं, हर एक बीच में बोलता भी इतना नहीं है, तो जिसमें चीज़ है अब वो बात कर लो। अच्छा, उसको उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं करते, और उन्होंने कहा बड़ा फोकस वो करेंगे। 2 दिन में क्या फोकस करोगे आप इन चीज़ों के ऊपर, किस किस्म के? उन्होंने सारी चीज़ें कर ली। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही थी उसमें तो कोई डेमोक्रेसी की तो कोई वैल्यू थी ही नहीं। अच्छा, फिर हम लोगों ने जो मोबिलाइजेशन वाली बात थी, देखिए मोबिलाइजेशन में ये है कि अवाम, ये असल इफेक्ट कर रहा है अवाम को, और ये इफेक्ट करेगा अवाम को। और इस पूरी तरामीम में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अवाम के लिए की गई हो। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। नंबर 1, अवाम कब बाहर निकलेगी अपने हक के लिए? नंबर 2, लॉयर्स जिनका इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया, इन्होंने प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया, प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया। और जल्दी इनको इस बात की थी कि कोई शायद एक जज रिटायर हो रहा था और उसको इन लोगों ने इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लगाना था, तो जल्दी ये भी थी कि यार जल्दी जल्दी कर लो ताकि उस जज के उससे पहले। लेकिन जब हम इस किस्म के करेंगे और उन लोगों को लेकर आएंगे कि जो कॉम्पिटेंट नहीं है, ये जो एक आपने जुडिशरी के साथ किया ना, मेरे ख्याल में बाकी चीजें तो शायद रिवर्स हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है, ये जो चीज आ गए, इनको आप लोग बहुत अरसे तक भुगतोगे। ये मुल्क इस लॉलेसनेस की वजह से, लॉ का बराबर ना होने की वजह से, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल था कि जब वो मुल्क नहीं चल सकता, वो निज़ाम नहीं चल सकता ठीक। जो जुल्म इंसाफी पे कायम हो। अच्छा इमाम साहब, आपने कहा भुगतेंगे, ये एक फ्यूचर टेंस है। हम पास्ट टेंस को अगर देखें तो तहरीक माजी में चली है ना पाकिस्तान में, जितनी भी चली, जब MRD ले लें या भुट्टो साहब के खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक ले लें, इस सब में ना आवाम सड़कों पर निकली थी। ऐसा नहीं हुआ था कि अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा हो कि कारकुन वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर करें, ऐसे दस्तूर को, सूबे बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे तो नहीं होती ना सर तहरीक। देखिए, ऐसा होता है कि हर एक चीज़ स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में ये तूल पकड़ेगी। अभी तो हम लोगों ने, अभी तो ये आज ये इवेंट हुआ ना, अब इस इवेंट के रिपरकशंस या इस इवेंट के जो जो क्या कह सकते हैं कि कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, वो तो बाद में पता चलना शुरू हो जाएगा ना। उसके बाद होगा क्या होगा, कुछ प्लानिंग होगी, कुछ बैठ के बात करेंगे, JUI के साथ बात करेंगे, बाकी लोगों के साथ बात करेंगे जो इसके एक्चुअली खिलाफ है। और बहुत सारे लोग हैं जो पार्लियामेंट में नहीं है लेकिन दे आर पार्ट ऑफ, दे आर नॉट प्रो इट। फिर उसके बाद मेरा तो एक और सवाल भी है कि ये लॉयर्स जो थे वो किधर थे? उनको अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई किसी किस्म का नहीं है। और बहुत सारे लॉयर हैं मेरे ख्याल में, वो इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि वो भी इसके ऊपर वो करें। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बहुत शुक्रिया। वैसे बात करते हैं सेनेटर हुमायूं मैम। 27वीं तरमीम में मुसल्लह अफवाज के चेन ऑफ कमांड के हवाले से अहम तब्दीलियां भी की गई हैं। आर्टिकल 243 में शेख 4 के बाद 7 नई तरमीम का इजाफा कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर करेंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर किया जाएगा। वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांड नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर का तकर्रुर करेंगे। तकर्रुर पाकिस्तान आर्मी के अरकान में से होगा जिनकी तनख्वाह अलाउंसेस मुकर्रर की जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने फौजी अफसर, फील्ड मार्शल, एयर मार्शल या एडमिरल चीफ के रैंक पर तरक्की देकर यूनिफॉर्म और बरात ताहयात रहेंगी। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकता। वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ की जिम्मेदारी और अमूर का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा कि ये कौमी हीरोज हैं। सारी दुनिया में खिताब ताहयात है। इस ओहदे और खिताब को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इस ओहदे का मुआखज़ा या वापसी वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा बल्कि पार्लिमान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है।
किसी एक वजीर आजम या एग्जीक्यूटिव का हीरो नहीं। वजीर कानून ने कहा कि फील्ड मार्शल का खिताब और रैंक है, कोई तैनाती नहीं। आर्मी चीफ एक तैनाती है जिसकी मुद्दत 5 साल है। मुद्दत खत्म होने पर वो ओहदा छोड़ देते हैं अगर उन्हें तौसीह ना दी जाए। वजीर कानून ने कहा कि जब फील्ड मार्शल कमांड छोड़ेंगे तो वफाकी हुकूमत का इख्तियार होगा कि वो उन्हें एजाजी या मुशावरती रोल में काम करने दें। वक्त कम, मुकाबला सख्त। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के साथ ही हुकूमत ने आला अदलिया की असर नौ तश्कील का अमल भी शुरू कर दिया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वजा वफाकी आईनी अदालत के लिए 7 जज साहिबान के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इस नई अदालत की तश्कील के हवाले से मुशावरत का आगाज़ भी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्हें वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर तैनात करने पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नचवी के नामों के साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान ब्रिज के नाम भी इस नई अदालत के इब्तदाई अराकीन के तौर पर जेर गौर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अली बाकर नचवी पंजाब और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रह चुके हैं। जस्टिस रोजी खान ब्रिज, जो कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, 1998 में अदलिया में शमूलियत इख्तियार की। जस्टिस के आगा सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, बैनुल-अक़वामी कानूनी तजुर्बे के हामिल हैं। साबिक यूगोस्लाविया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रिब्यूनल में प्रोसिक्यूटर और सीरा लियोन के खसूसी अदालत में सीनियर वकील के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। नई अदालत को इस्लामाबाद में वफाकी शरई अदालत की इमारत में कायम किया जाएगा, जबकि वफाकी शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। ये इंतजामी और इलामती तौर पर आईनी अदालत को दीगर अदालतों से अलग करेगा। वफाकी आईनी अदालत को आइन की तशरीह, वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात और आईनी दफात से मुतल्लिक मामलात में इख्तिसामी दायरा इख्तियार हासिल होगा। इससे सदारती अहकामात, आईनी तरमीम और पार्लिमान या सदर की जानिब से भेजे गए सवालात पर भी फैसला देने का इख्तियार हासिल होगा। पाकिस्तान फ्रंट। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले वाक़े के बाद भारतीय मीडिया का वही अफसोसनाक चेहरा नजर आया जो पहलगाम वाक़े के बाद नजर आया था। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन रेड फोर्ट के करीब एक कार में धमाका हुआ जिसमें 8 अफराद हलाक और 12 अफराद जख्मी हुए। मुतअद्दिद गाड़ियां जल गई। धमाका रेड फोर्ट के मेट्रो स्टेशन के करीब हुआ। इत्तलात के मुताबिक धमाके में कुल 8 अफराद जबकि 12 अफराद जख्मी हुए हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। धमाके के बाद भारत में हाई अलर्ट किया गया। दिल्ली कमिश्नर ने वाक़े की तहकीकात जारी का बयान दिया तो उसी में भारतीय मीडिया इसको दहशतगर्दी के साथ जोड़ने और इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ था। हमने पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय मीडिया के फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को भी देखा। भारत की 9-10 मई को जंग में हार और हज़ीमत उठाने के बावजूद भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ फैलाता रहा। भारतीय तैयारों के गिरने की तस्दीक अमेरिकी सदर ट्रंप ने कई अहम मौके पर आलमी फोरम पर की। पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत पहले ही दो टोक अल्फाज में बयान दे चुकी है कि अगर भारत ने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कोई हरकत की तो उसका जवाब पहले से भी ज़्यादा सख्त और जानदार दिया जाएगा। तजियाकार भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बिहार इलेक्शन से जोड़ रहे हैं क्योंकि बिहार इलेक्शन के इंतखाबात पहले मरले में मोदी को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला था जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। कल इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू होना है, इसलिए तजियाकार कहते हैं कि मोदी दिल्ली धमाके को अपनी मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब भारत की सरपरस्ती में फितरतुल खवारिज की कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक जनूबी वजिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल खवारिज के दहशतगर्दों का कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम बुलाया गया। हमलावर और दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज वाना की बैरूनी दीवार पार करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई पर नाकाम दहशतगर्दों ने बारूद से लदी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकरा दी। दहशतगर्दों के हमले में कैडेट कॉलेज वाना का मरकजी गेट मुनहदम और दहशतगर्दों की कार्रवाई के नतीजे में मुल्हका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और बहादुरी के साथ इस कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने आकाओं से राब्ते में हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के साने को दोहराने की मज़मूम कोशिश थी। दहशतगर्दों का मकसद साबिका कबायली इलाकों के नौजवानों में खौफ व हिरास फैलाना है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी तालिबान रजीम के दावों की भी नफी है। ISPR ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का हक है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ISPR बताता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान से दहशतगर्दी की जड़ें उखाड़ने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज
दहशत गर्दों के मजबूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। भारतीय मीडिया की हज़रत सराय पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज़कियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, ये पहली बार नहीं है, मामूली सा वाक़या भी भारत के अंदर हो तो इल्ज़ाम फिर बगैर तहकीक के, बगैर किसी तस्दीक के पाकिस्तान की तरफ लगना शुरू हो जाता है। और आज भी यही काम हुआ, हमने पहलगाम में भी देखा और माशाल्लाह से 9 और 10 मई के बाद भी सूरत हाल ऐसी थी कि आज तक कुछ किया नहीं। इस मौके पर अब ये जो दिल्ली धमाके हुए हैं और दोबारा से फेक न्यूज़ का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए इसमें? देखें, पाकिस्तान की हुकूमत ज़ाहिर है कि वो वी ऑल कंडेम एंड वी फील सॉरी फॉर द लॉस ऑफ प्रेशियस लाइफ। और इंडिया को अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करनी चाहिए कि कौन अनासर है वो कर रही हैं। और वी वर एक्सपेक्टिंग ये आपने अगर याद हो कि जब से ये बिहार इलेक्शन से पहले 6 से 11 उसमें आपने पिशौल सही जो कर रहे हैं इधर ये सर क्रीज के एरिए में समुद्री रास्तों के ऊपर, वहाँ हमने इनके एक इजाज़ आपको याद बसेरा पाकिस्तानी पकड़ा जिसको उन्होंने गलती से क्रॉस कर दिया, उसको पकड़ लिया, फिर उसको डरा धमका के उसको पाकिस्तान भेजा के जाओ नेवी की यूनिफॉर्म, रेंज यूनिफॉर्म लेकर आओ, फिर गैस की GST लेकर आओ, जोंग की और नंबर प्लेट लेकर। ये चाहते ये थे कि वहाँ ये जब ये जा रहा था और दोबारा पार करा तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया इसको, वो इनके अंदर फेल हो गए। चाहते ये थे कि वहाँ पाकिस्तानी कश्मीरी ने पकड़े हुए यूनिफॉर्म बनाते हैं, कहते ही देखेंगे हमने ये पकड़ लिए पाकिस्तानी दहशतगर्द और उसके बिना से ये ऑपरेशन कर दिया, वो नाकाम हो गया। अब इनको और कुछ नजर नहीं है। अब एक इसलिए इन्होंने न्यू दिल्ली में खुद ही स्टेज ड्रामा कर लिया, अपने लोगों को मारते हैं। आपको याद है जब इन्होंने पहल वहाँ पर किया था बालाकोट में, उससे पहले 42 फौजी सिपाही इन्होंने खुद अपने धमाके से उड़ा दिए, मार दिए एक हुकूमत ने। और उसके बाद पाकिस्तान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके 2 जहाज भी गिरा। तो आज भी एक्सपेक्ट करें सर, अब हम इसको भी एक्सपेक्ट करें क्योंकि उड़ी का वाकया, पुलवामा का वाकया, पहलगाम का वाकया, तो हमें तैयार रहना चाहिए किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से। देखें, आई एम कीपिंग माय फिंगर क्रॉस, ये जो कर रहे हैं इसी के गाब में दे कैन डू एनीथिंग टुवर्ड्स फ्रॉम द सी साइड। हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, वी न्यू इसके ये करेंगे। एक हमने फॉइल कर दिया जब हमने बसेरे को पकड़ लिया, अब इन्होंने अपने लोगों को खुद मरवा दिया। दिल्ली के शहर के अंदर 300 किलोग्राम धमाका करना, आप मुझे बताइए वो गाड़ी कहाँ से आई, किधर से आई शहर के अंदर, वो खुद इन्होंने पेश किया, मारे अपने लोगों को मारे। अब ब्लेम करेंगे पाकिस्तान को, लेकिन दुनिया को पता है कि ये झूठ बोलते हैं, ये स्टेज ड्रामा करते हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ा क्लियर फुली रेडी कॉन्टीजेंसी बनाई हुई है, ये करें और इनको हम वो इनका हाल करेंगे, इनका रिफाइनरीज का और इनकी इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस का, कि इनको अंदाजा भी नहीं। पहले तो हमने इनको छोड़ दिया, अब इनको ठीक ठाक काम करेंगे, इसलिए इनको समझ आ जानी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस दिफाई तज़कियाकार। वो हमसे बता रहे थे कि भारत का मूड क्या हो सकता है, लेकिन हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।